वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक अंडररेटेड टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मरिया। एक्चुअली एक रिलीजियस टाइप की मूवी है। मूवी की समरी ये है कि किस तरह से शैतान अच्छे लोगों को भटकाता है, अपने रास्ते पर चलाता है। सारी मूवी क्रिश्चियनिटी पर बेस है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में एक छोटी सी कोटेशन को दिखाया जाता है, टू रीच द होलीनेस यू हैव टू फेस ऑल द अनहोलीनेस। मूवी में कुछ चैप्टर्स होते हैं। पहले चैप्टर का नाम होता है मेटामॉर्फोसिस, मतलब बदलना, चेंज होना। उसके बाद मरिया नाम की एक नन को दिखाया जाता है। फिलहाल ये मरिया चेन्नई शहर पर आकर ऑटो के जरिए से किसी एड्रेस पर जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद मरिया अपनी कजिन एग्नेस के घर पर आती है। ऑलमोस्ट 5 साल के बाद मरिया इस एग्नेस को देख रही है। अब एग्नेस इसी शहर में जॉब कर रही होती है। बहुत खुश होने लगती है मरिया को देखकर। मरिया एग्नेस के लिए बड़ी दीदी जैसी होती है और इसी तरह से मरिया यहाँ पर कुछ काम के लिए आई होती है। मरिया पूछने लगती है कि इतने बड़े घर में तुम अकेली रहती हो। एग्नेस कहने लगती है, अरे नहीं दीदी, मेरे साथ 3 और फ्रेंड्स रहते हैं, हम 4 लोग शेयरिंग कर लेते हैं। मरिया पूछने लगती है कि लगता है ये घर हिंदूज का है। एग्नेस कहने लगती है, हाँ दीदी, शहर में रेंट के लिए घर मिलना बहुत बड़ी बात है। रिलीजन वगैरह देखी नहीं जाती यहाँ पर। ओनर्स को रेंट चाहिए और हम जैसे लोगों को घर। मरिया कहने लगती है, चलो ठीक ही है, और वैसे भी तुम शेयरिंग पर रह रही हो, मैं तो एक्स्ट्रा आ चुकी हूँ। एग्नेस कहने लगती है, अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, पिछले हफ्ते ही आंटी ने मुझे फोन किया था, गांव में कुछ जमीन की इश्यू चल रही थी, कहने लगी थी तुमको मेरे पास शेल्टर दे दूं। मैंने तो आंटी से बहुत गुस्सा किया, ये भी कोई पूछने की बात है। मैंने तो आंटी से बहुत जिद किया कि तुमको मेरे पास ही भेजो। मरिया कहने लगती है कि तुम तो एड्रेस सेंड कर दिया, लेकिन इस एड्रेस को ढूंढने के लिए बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी मुझे। एग्नेस कहने लगती है, अरे दीदी तुम मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देती, मैं तुमको लोकेशन भेज देती। तो मरिया कहने लगती है कि ये लोग फोन इस्तेमाल ही नहीं करते। और इसी तरह से मरिया 2 साल से कॉन्वेंट में रही। बाहर की दुनिया ये लोग जानते ही नहीं, बाहर क्या हो रहा है, कैसी टेक्नोलॉजी है। यह सुनने के बाद एग्नेस शॉक में रह जाती है कि दीदी आजकल में फोन कौन इस्तेमाल नहीं करता। तुमको देखकर मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, वाह तुम लोग तो ग्रेट हो। बाद में एग्नेस कहने लगती है कि दीदी ये घर अपना ही समझो, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बुला लेना, मेरे और मेरे फ्रेंड्स के कमरे ऊपर है। उसके बाद मरिया इसी जगह पर एक छोटा सा प्रेयर रूम बनाती है, मतलब क्रॉस लगाकर, बाइबल रखकर। उसके बाद मरिया थोड़ा फ्रेशअप वगैरह होने के बाद एग्नेस मरिया को टेरेस के ऊपर ले जाती है। कॉफी पीते हुए एग्नेस मरिया से पूछने लगती है कि दीदी मेरी बातों का बुरा मत मानो, लाइफ का मतलब है छोटी मोटी खुशियाँ हासिल करना, लेकिन तुम तो इन छोटी मोटी खुशियों से बहुत ही दूर हो, क्या तुम्हें बैड फील नहीं होता? मरिया कहने लगती है कि एग्नेस हमारी लाइफ जीसस के लिए सैक्रिफाइस हो चुकी है, उन्होंने हमारे लिए काफी सारे सैक्रिफाइसेस किया, हमारी जिंदगी उनकी देन है, हम तो बस हमारा फर्ज निभा रहे हैं। हमारी जिंदगी जीसस की सेवा करने के बावजूद भी उनका कर्ज चुका नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे जैसे नन लोग छोटी मोटी कोशिश करते रहते हैं गॉड को खुश करने के लिए। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि ये एग्नेस से इतनी रिलीजियस नहीं है। खैर शाम होने के बाद एग्नेस के बाकी 3 फ्रेंड्स आते हैं, विष्णु, अरुण और प्रीति। एग्नेस के फ्रेंड्स को देखकर मरिया हाय भी नहीं बोलती, थोड़ा मायूस होने लगती है। बाद में एग्नेस कहने लगती है, चलो चलो डिनर करते हैं। एग्नेस और उसके बाकी 3 फ्रेंड्स नॉनवेज ऑर्डर करने का प्लान करते हैं। मरिया कहने लगती है कि मैं नॉनवेज नहीं खाती, ब्रेड और मिल्क काफी है, बस किसी फेस्टिवल या सेलिब्रेशन के टाइम ही हम नॉनवेज खाते हैं, लग्जरी फूड बार बार नहीं खाते हम लोग। अगर आप लोग खाना चाहते हो तो नेवर माइंड। लेकिन फिर भी एग्नेस और उसके फ्रेंड्स वेज ही ऑर्डर करके खाने लगते हैं। खाना खाने से पहले मरिया प्रे भी करने लगती है। डिनर करते वक्त एग्नेस के 3 फ्रेंड्स मरिया से नन्स के बारे में पूछने लगते हैं, क्या आप ऐसी नन बनकर कितने दिनों तक रहोगी? क्या आप लोग कभी बाहर नहीं जाते? मैंने मूवीज में देखा था कि एज लोग ही नन बनते हैं। मरिया कहने लगती है कि नन बनने के लिए एज का कोई संबंध नहीं, बस हम लोग जीसस को सर्व करते हैं और इसी तरह हम लोग ज्यादा बाहर नहीं जाते। पिछले 5 सालों में मैंने सिर्फ 4-5 बार ही बाहर गई। अगर किसी काम से हम लोगों को बाहर जाना भी होगा तो कॉन्वेंट में बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। और इसी तरह ये लोग ये बात भी सुनकर शॉक में रह जाते हैं कि मरिया ने अभी तक फोन ही इस्तेमाल नहीं किया। विष्णु कहने लगता है, अरे वाह सिस्टर, ये सारी चीजें करने के लिए काफी सारी गट्स चाहिए, यू आर ग्रेट। बाहर की लाइफ तो आपकी सोच से काफी अलग है। थोड़ी देर के बाद जब मरिया और एग्नेस अकेले होते हैं, एग्नेस से पूछने लगती है कि तुमने तो रूममेट्स कहा, यहाँ पर जेंट्स भी है। एग्नेस कहने लगती है, अरे सॉरी दीदी, मैं मेंशन करना भूल गई, और वैसे भी वो दोनों तो तुमसे भी छोटे हैं, तुम्हारे छोटे भाई जैसे। एक्चुअली मैं और विष्णु लिविंग में है, अरुण और प्रीति भी। मरिया पूछने लगती है कि लिविंग मतलब क्या है? एग्नेस बताने लगती है, मतलब मैं और विष्णु रिलेशनशिप में है, शादी से पहले ऐसा ट्राई करते हैं, अगर हम दोनों के बीच सब कुछ सही रहा तो उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। मरिया कहने लगती है कि बट वो विष्णु तो
हिंदू है ना। आग्नेस कहने लगती है, अरे दीदी मैं रिलीजन वगैरह में भरोसा नहीं करती, और वैसे भी विष्णु बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरी बहुत ही अच्छी केयरिंग करता है, आगे जाकर घर में मनाना पड़ेगा। खैर उसके बाद न्यू प्लेस होने की वजह से मरिया को ढंग से नींद ही नहीं आती, जिसकी वजह से मरिया इधर उधर घूमती रहती है। तो इसी दरमियान में मरिया कुछ आवाजें सुनने लगती है। इधर उधर चेक करने पर बाद में पता चलता है कि ऊपर वाले कमरे से आवाजें आ रही है। तो हल्के से दरवाजा ओपन करके सीढ़ियों के पास जाकर चेक करने पर विष्णु और आग्नेस कांड कर रहे होते हैं। ये आवाजें सुनने के बाद मरिया का दिमाग ही खराब हो जाता है, फटाफट से नीचे आकर प्रेयर करने लगती है। खैर सुबह होने के बाद विष्णु जल्दी नींद से जाग जाता है, मरिया को भी कॉफी बनाकर देने लगता है। कल रात की घटना ही मरिया के दिमाग में घूमती रहती है। थोड़ी देर के बाद आग्नेस के सारे फ्रेंड्स ऑफिस पर जाने लगते हैं और विष्णु भी ऑफिस जाने से पहले आग्नेस को किस करने लगता है। अब ये सारी चीजें मरिया देखती रहती है। बाद में मरिया आग्नेस से पूछने लगती है कि आग्नेस क्या यहाँ पर पास में कोई चर्च है। तो आग्नेस मरिया को एड्रेस बताने लगती है। सो मरिया उसी तरह से चर्च पर जाकर प्रे करने लगती है। जब मरिया चर्च से बाहर आती है तो इसको दो मास्क वाले बंदे नजर आते हैं। मरिया को देखकर वो दोनों इशारे करके वहाँ से चले जाते हैं। अब मरिया को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो दोनों इसे देखकर क्यों भाग गए। जब मरिया वापस अपने घर पर आती है तो आग्नेस बातों ही बातों में मरिया से कहने लगती है कि दीदी 4 साल पहले जब मैंने तुमको देखा था तो तुम बहुत ही अलग थी, मतलब बहुत ही चिल करती थी, अच्छे से खुल के बात किया करती थी। 4 साल के बाद जब मैंने तुमको देखा तुम तो नन बन चुकी हो और अब तो टोटली चेंज हो चुकी हो, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती हो। तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो। मरिया कहने लगती है, अरे नहीं आग्नेस, मैं बहुत ही खुश हूँ। आग्नेस कहने लगती है, दीदी तुम क्या हमेशा यही काले कपड़े पहनती हो। मरिया कहने लगती है, हाँ हम लोग यही कपड़े पहनते हैं। आग्नेस कहने लगती है कि दीदी जब से तुम यहाँ पर आई हो कुछ न कुछ बोल रही हो कि ये नहीं खाना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए, जैसे लगता है कि तुम कोई कॉन्वेंट से नहीं बल्कि जेल से वापस आई हो। मेरे पास कुछ कपड़े हैं, मैं तुमको लाकर दूंगी, वो तुम पहनो। मरिया कहने लगती है, अरे आग्नेस मुझे जरूरत नहीं है। आग्नेस कहने लगती है, दीदी कपड़े पहनने से कोई पाप लगेगा क्या? पाप तो बहुत बड़ा शब्द है, अब तुम कुछ मत कहो। इस तरह से आग्नेस मरिया को अपने कपड़े देने पर मरिया वो कपड़े पहनती है। आग्नेस बहुत खुश होने लगती है, कहने लगती है कि अपने आप को देखो दीदी, बहुत ही सुंदर लग रही हो। मरिया भी कहने लगती है कि मैं अपने आप को ऐसा देखकर कितने साल हुआ जानती हो आग्नेस। उसके बाद चैप्टर 2 शुरू होता है, ग्रीड। आग्नेस के बाकी फ्रेंड्स घर वापस आकर मरिया को इस रूप में देखकर ये लोग भी शॉक में रह जाते हैं, मरिया की बहुत तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद ये सारे लोग मरिया से कहने लगते हैं कि सिस्टर कल सैटरडे है, हम सारे लोग घर पर ही रहेंगे, चलो हम सारे लोग बीच पर चलते हैं, और वैसे भी आप तो कुछ दिन के लिए ही आए हो। बाद में मरिया अपने आप को शीशे में देखकर बहुत मुस्कुराने लगती है, यही सोचने लगती है कि मुझे आज तक नहीं पता कि मैं अच्छे कपड़े पहनने के बाद इतनी सुंदर लगती हूँ। इस रात भी मरिया जानबूझकर आवाजें सुनने के लिए हल्के से ऊपर जाने लगती है। कल रात तो बाय मिस्टेकली हुआ था, लेकिन इस बार मरिया जानबूझकर सीढ़ियों के पास जाती है। आग्नेस और विष्णु दोबारा कांड वांड करते रहते हैं। वो आवाजें सुनने के बाद मरिया की बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। दोबारा इसको इसकी गलती का एहसास होकर फटाफट से अपने बेड पर आकर क्रॉस को अपने हाथ में लेकर प्रे करने लगती है। सुबह होने के बाद मरिया दोबारा चर्च जाकर जब प्रेयर कर रही होती है, कल रात का इंसिडेंट ही इसको याद आते रहता है। मरिया प्रे करते हुए कहने लगती है कि प्लीज लॉर्ड मुझे माफ कर दो, ये सारे बुरे ख्यालात मेरे दिमाग से निकाल दो, मुझे अपनी शरण में ले लो। मरिया घर वापस आने के बाद ये लोग बीच जाने का प्लान करते हैं। आग्नेस दोबारा मरिया से कहने लगती है कि दीदी तुम मेरा एक और ड्रेस पहन लो, लेकिन मरिया टोटली मना करने लगती है, नहीं आग्नेस मैं इसी कपड़ों में ठीक हूँ। थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग बीच के पास आते हैं और मरिया काफी सालों के बाद बीच देख रही होती है। आग्नेस विष्णु से बात करते हुए कहने लगती है कि दीदी को देखने के बाद मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है। दीदी छोटी मोटी खुशियाँ भी हासिल नहीं किया। अब एक लड़की होने के हिसाब से लड़की के अंदर काफी सारी फीलिंग्स होते हैं। पता नहीं दीदी वो सारे फीलिंग्स को कैसे मार दिया, कितना घुट घुट कर जी रही होगी। मैं तो अपनी लाइफ से बहुत ही खुश हूँ, पता नहीं ये लोग अपनी फीलिंग्स कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो ये कपल मरिया के पास आकर ब्लेस करने के लिए कहते हैं। तो मरिया हिचकिचाते हुए ही इन दोनों को ब्लेस करने लगती है। मतलब इसके अंदर ये फीलिंग होती है कि शायद ये अपवित्र हो चुकी है। घर वापस आने के बाद आग्नेस और उसके फ्रेंड्स हल्के से दारू शारू पीते रहते हैं। कंपनी के लिए मरिया को भी बुलाते हैं। मरिया यहाँ से कल जाने वाली होती है, इसीलिए एक छोटी सी पार्टी शार्टी करते रहते हैं। सारे लोग मरिया से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि सिस्टर आप 2 और दिन रुक जाओ ना। मरिया कहने लगती है नहीं मुझे जाना होगा। थोड़ी देर बातें शातें करने के बाद मरिया वापस नीचे आकर सोने लगती है। थोड़ी देर के बाद विष्णु नीचे आता है पानी लेने के लिए। मरिया से बात करते हुए कहने लगता है कि आप तो कल चली जाओगी, हमको मत भूल जाना। और वैसे एक और बात, जब आपने वो वाले कपड़े पहने थे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये बात सुनते ही मरिया विष्णु की आंखों में बस ऐसे ही देखती रहती है। और उसी तरह से पहली बार मरिया
एक मर्द को छूने लगती है। विष्णु भी मरिया के आगे जाकर इसको हक करते हुए किस करने लगता है। मरिया को बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है। ऐसी फीलिंग ये पहली बार महसूस किया। यहाँ से थर्ड चैप्टर शुरू होता है। एनवी। विष्णु जब मरिया के साथ कुछ करने ही वाला होता है तभी इसके गले में क्रॉस को देखकर दूर हो जाने लगता है। तभी एग्नेस भी आवाज देने पर विष्णु चुपचाप ऊपर चले जाता है। ये सब कुछ होने के बाद मरिया पहली बार मैस्टरबेट करती है और ये फीलिंग भी इसके लिए बहुत ही नई होती है। थोड़ी देर के बाद मरिया को ऐसा लगता है कि इसने कोई पाप किया। फटाफट से दोबारा प्रे करने लगती है कि लॉर्ड मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, मुझे अपनी पनाह में लो। सुबह सवेरे मरिया अपने कपड़े शपड़े पैक करके यहाँ से जाने लगती है। एग्नेस पूछने लगती है, अरे दीदी तुम इतना जल्दी कहाँ पर जा रही हो? मरिया कहने लगती है, नहीं एग्नेस मुझे जाना होगा, सारे लोगों को मेरी तरफ से बाय बोल दो। बाद में रात होने के बाद मरिया वापस अपने गांव पर आती है अपनी माँ के पास। मतलब इसने सोच लिया था कि अपनी माँ को देखकर जाएगी कॉन्वेंट। मरिया की माँ मरिया को देखकर बहुत खुश होने लगती है कि कितने साल हुआ मैंने तुमको देखे हुए। सुबह होने के बाद मरिया अपनी माँ को अपने पास बिठाकर कहने लगती है कि माँ कुछ दिनों से मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। मेरी ये इच्छा हो रही है कि मैं भी नॉर्मल लाइफ जीऊं जैसे दूसरी लड़कियां जीती है। मरिया की माँ कहने लगती है, ये तुम क्या बात कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग सटक चुका है? हमारी फैमिली में तुम ही अकेली लड़की हो जो नन बनी हो। हमारे सारे रिश्तेदार हमारी बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं। जीसस ने तुमको सेलेक्ट किया सर्व करने के लिए। मरिया कहने लगती है कि माँ तुमको तो अपनी बेटी की खुशी के बारे में फिक्र ही नहीं है ना, बस तुमको तो बाहर वालों की चिंता है। यही कहकर प्राउड फील होती हो ना कि मेरी बेटी नन है। मरिया की माँ कहने लगती है कि बेटा तुम समझ नहीं पा रही, हमारे इस गांव में इतनी सारी लड़कियां हैं लेकिन तुम ही नन बनी। मरिया कहने लगती है, माँ मुझे ये नन बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी भी कुछ फीलिंग्स है, इमोशंस है। अगर नन ही बनना था तो तुम बनती, मुझे क्यों बनाया? तुम तो मेरी एज में बहुत कुछ कर लिया और मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ। मरिया की माँ पूछने लगती है, अब तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम नन को छोड़ दोगी? मरिया कहने लगती है कि माँ मैं चाहकर भी कॉन्वेंट पर नहीं जा सकती, एक मर्द ने मुझे छुआ, मैं अपवित्र हो चुकी हूँ। यह सुनने के बाद मरिया की माँ मरिया को बहुत मारने पीटने लगती है। ये तुमने कैसा पाप कर दिया, नन होकर ऐसी हरकत करती हो, निकल जाओ, फटाफट से मेरे घर से निकल जाओ। इस तरह से मरिया को अपने घर से दफा कर देती है। सारे गाँव वाले मरिया को ही देखते रहते हैं। मरिया रोती हुई यहाँ से चली जाती है। जब मरिया यहाँ से जा रही होती है तो इसके पीछे पीछे एक बकरी भी होती है। सिंबॉलिकली ये दिखाया गया है कि मरिया अब भटक चुकी है। रात होने के बाद दोबारा मरिया अग्नेस के पास आती है। कहने लगती है कि हमारे कॉन्वेंट में कुछ काम चल रहा है, लड़कियों को हॉस्टल पर रहने के लिए कहा तो मैं तुम्हारे पास चली आई। क्या कुछ दिन मैं और यहाँ पर रह सकती हूँ? अग्नेस कहने लगती है, अरे दीदी क्या बात कर रही हो, जितने दिन रहना चाहती हो रहो यहाँ पर। उसके बाद जब मरिया सो रही होती है तो इसको एक बहुत ही बुरा सपना जैसा लगता है। मतलब एक मास्क वाला बंदा इसके सामने खड़ा होता है और इसी तरह से मरिया अपना मुंह ही नहीं खोल पाती। तो ये बुरा सपना देखने के बाद मरिया झटके से अपनी नींद से जाग जाती है। अग्नेस और विष्णु वापस जाते समय विष्णु मरिया को देखकर शॉक में रह जाता है। सोचने लगता है कि ये दोबारा क्यों आई होगी। फ्रेश अप वगैरह होकर मरिया चर्च जाने लगती है, लेकिन इस बार मरिया अपने घुटने नहीं झुकाती, बिना प्रे किए चर्च से बाहर चली जाती है। चैप्टर नंबर 4 लस्ट। अग्नेस घर वापस आने के बाद मरिया अग्नेस से इसके कपड़े मांगने लगती है कि अग्नेस मुझे इन कपड़ों में बहुत ही ऑड लग रहा है, क्या तुम अपने कपड़े दोगी? अग्नेस कहने लगती है, अरे क्यों नहीं दीदी, मैंने तो तुमको पहले भी कहा था। बाद में डिनर करते वक्त मरिया बस ऐसे ही खाने लगती है। बाकी लोग मरिया का प्रे का इंतजार करते रहते हैं। मरिया कहने लगती है कि मैंने प्रे कर लिया, आप लोग खा सकते हो। बाद में एग्नेस मरिया को कुछ कपड़े और एक पुराना फोन भी देने लगती है टाइम पास के लिए, और इसी तरह से अगर कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। सारे लोग सोने जाने के बाद मरिया आईने में अपने फिगर को देखने लगती है। मतलब इसने इस बार बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहना होता है। सोने से पहले मरिया प्रे किया करती थी, अब बिना प्रे किए सो जाती है। उसी वक्त वो विष्णु मरिया के पास आता है। फटाफट से मरिया को हक करके कहने लगता है कि जब तुम मुझे बिना इन्फॉर्म किए चली गई मैं बहुत फील होने लगा, और वैसे भी जब मैं तुमको पहली बार देखा तुम्हारी आंखों में खो गया। तुम नन होने की वजह से मैं अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाया। लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या हम दोनों शादी कर लें? क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? मरिया कहने लगती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पता नहीं इस फीलिंग को क्या कहते हैं, लेकिन तुम पहले मर्द हो जिसने मुझे छुआ, शायद वही फीलिंग मेरे अंदर जाग गई। इसी फीलिंग को तुम प्यार मत समझो। विष्णु गुस्से में पूछने लगता है, क्या तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो? छी। सुबह होने के बाद मरिया एक्वेरियम में की मछली बाहर निकालकर दोबारा उसको अंदर डालकर कहने लगती है कि मैंने तुमको जीवन दान दिया, तुम्हारे भगवान ने नहीं। और इसी तरह क्रॉस के सामने खड़े रहकर कहने लगती है कि इतने सालों तक जबरदस्ती मैं तुम्हारी सेवा कर रही थी, अगर मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से नहीं जी सकती तो ये क्या जिंदगी है। बाद में जब मरिया ऐसे ही लेटी होती है तो उसके सामने
एक अजीब की रोशनी आती है, हरी वाली रोशनी। उस रोशनी को जब ऐसे ही देखती रहती है तो पता नहीं इसको क्या हो जाता है, वही के वही बेहोश गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद जब ये होश में आती है तो वो रोशनी इसके सामने मौजूद नहीं होती और इसी तरह इसके टी शर्ट के ऊपर एक अजीब का सिंबल भी होता है। शौक में रह जाती है कि अगर वो मेरा सपना था तो टी शर्ट के ऊपर ये सिंबल कैसे आया। उसके बाद 5th चैप्टर स्टार्ट होता है, सैतान कॉल्स। इस चैप्टर में सिंबॉलिकली शैतान मरिया के पास आकर एप्पल खिलाने लगता है। मतलब गॉड ने एडम और ईव को एप्पल खाने से मना किया था ना, इसके बावजूद भी ईव ने एप्पल खा लिया। शैतान के झांसे में आ गए थे वो दोनों। तो सेम उसी तरह से मरिया भी पूरी तरह से शैतान के झांसे में आ चुकी होती है। खैर सुबह होने के बाद मरिया दोबारा चर्च के पास जाती है, लेकिन चर्च के अंदर नहीं जाती। उसी चर्च के बाहर एक मास्क वाले बंदे को देखती है। उसके हाथ में एक पैम्पलेट होता है। उस पैम्पलेट के ऊपर यही लिखा होता है, सैतान कॉल्स। पैम्पलेट के पीछे एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को फॉलो करते हुए उस जगह पर जाती है। वहाँ पर मास्टर नाम का एक बंदा होता है। मरिया कहने लगती है कि मैं बहुत ही कंफ्यूजन में हूँ, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। वो मास्टर कहने लगता है कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है। क्रिश्चियनिटी से छुटकारा पाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप भी क्रिश्चियनिटी को लाइक नहीं करती, छोड़ना चाहती है। मरिया कहने लगती है हाँ, मैं जीसस को लाइक नहीं करती। वो मास्टर कहने लगता है कि आप तो सही जगह पर आए, हम लोग भी जीसस को लाइक नहीं करते। हमारे यहाँ पर सैतानिक कम्युनिटी है। फिलहाल तो हमारे ग्रुप में 5 लोग हैं, लेकिन आगे जाकर ये संख्या बहुत आगे तक बढ़ेगी। ये मास्टर अपने बारे में भी बताने लगता है कि एक्चुअली मैं क्रिश्चियन था, मेरी फैमिली ही क्रिश्चियन है। कॉलेज में मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सैतानिक कल्चर के बारे में बताया तो मैं बहुत ही अट्रैक्ट हो गया। उसने मुझे एक किताब दिया, द सैतानिक बाइबल। मरिया पूछने लगती है क्या ये कोई पाप नहीं है, मतलब कोई गलत रास्ता, गुनाह करना। मास्टर कहने लगता है अरे किसने कहा, सब कुछ लिखी हुई बातें हैं। इस तरह से काफी सारी बातें इस मरिया को बताते रहता है। थोड़ी देर के बाद इस मास्टर के पास और भी कुछ लोग आने पर यह मास्टर सैतानिक बाइबल पढ़ने लगता है। मतलब ये लोग अपने तरीके से कुछ प्रेयर वगैरह करने लगते हैं। प्रेयर खत्म होने के बाद मरिया इस मास्टर से पर्सनली बात करने लगती है। कहने लगती है कि मैं सिर्फ एक क्रिश्चियन नहीं थी, मैं एक नन भी थी। यह सुनने के बाद वो मास्टर शॉक में रह जाता है कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा अजूबा है। एक नन ने सैतानिक कल्चर को अपनाया। सैतानिज्म का तो यही कल्चर है, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जियो। ये तुम्हारी बॉडी है, तुम जिस तरह से जीना चाहती हो जी सकती हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। बाद में वो मास्टर मरिया को सैतान वाली बाइबल दिखाने लगता है। मरिया घर वापस आने के बाद एग्नेस मरिया से पूछने लगती है अरे दीदी 2 दिन से आप रात में लेट क्यों आ रही हो। मरिया कहने लगती है अरे कुछ नहीं, थोड़ा लेट काम चल रहा है। बाद में मरिया उस किताब को कंटिन्यूअसली पढ़ने लगती है। अब इसी दरमियान में एक रात विष्णु अरुण से कहने लगता है क्या तुमने एक बात नोटिस की, वो मरिया बहुत ही बदल चुकी है, पहले की तरह काले कपड़े नहीं पहन रही। अरुण कहने लगता है अरे यार वो जो भी कपड़े पहने तुम्हें क्या लेना देना। विष्णु अरुण से उस रात का सच बताने लगता है कि मैंने मरिया को किस किया था, लगता है मैं मरिया से प्यार करता हूँ। यह सुनने के बाद अरुण शॉक में रह जाता है। अरे यार ये सब कुछ कब हुआ। दूसरी तरफ वो मरिया दोबारा उस मास्टर के पास जाती है। हर रोज ये लोग कोई न कोई प्रेयर वगैरह करते ही रहते हैं। बाद में मरिया उस मास्टर से कहने लगती है कि मैंने उस किताब को पढ़ा, अभी भी मैं बहुत ही कंफ्यूजन में हूँ। मास्टर कहने लगता है अरे इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, उस किताब में जो है वही सच्चाई है। मरिया पूछने लगती है कि आखिरकार ये शैतान कौन है। मास्टर कहने लगता है कि शैतान ही असली गॉड है। शैतान की तरह 3 और गॉड्स है, लूसीफर, बलाएल एंड लेविथन। वो चारों हेल के राजा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और वैसे भी शैतान ही पहला एंजल था। मरिया कहने लगती है कि जब जब मेरे सपनों में एक अजीब का सिंबल नजर आता है, वही सिंबल मैंने इस किताब में देखा। मास्टर उस सिंबल को देखकर कहने लगता है इसका नाम है एनोकिन। एनोकिन एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है ये, और वैसे भी तुमको ही ये सिंबल क्यों नजर आए, जिसका मतलब इसका कोई साइन है। शायद हम लोगों को ये एनोकिन लैंग्वेज इस्तेमाल करनी होगी। मरिया घर वापस आने के बाद एग्नेस मरिया से पूछने लगती है अरे दीदी क्या प्रॉब्लम है, तुम आजकल बहुत ही बदल चुकी हो, बहुत ही लेट से घर आया करती हो, काले कपड़े नहीं पहनती, जो जी चाहा वो खाती हो। मरिया कहने लगती है कि पहले तुमने ही कहा था कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, अपने मन पसंद की लाइफ गुजारो। अगर अब मैं ऐसा कर रही हूँ तो तुमको दोबारा प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह से हल्के से झगड़ा करने लगती है एग्नेस से। दूसरी रात ये सारे लोग कपड़े पहनकर कुछ अजीब का रिचुअल करने लगते हैं। उसी तरह आज क्रिसमस ईव होती है। इसी दिन ये लोग शैतान के अजीब अजीब के नाम लेकर पूजा पाठ करते रहते हैं। मरिया बाद में घर वापस आकर एग्नेस से कहने लगती है कि एग्नेस मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एग्नेस सोने के बाद वो विष्णु मरिया के पास आता है। कहने लगता है कि मैंने सुना है कि 2 दिन के बाद
तुम जा रही हो। उस दिन तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं चाहती, कुछ और चाहती हो। वही खुशी मैं तुमको आज देना चाहता हूँ। इस तरह से ये दोनों थोड़ा रोमांटिक होने लगते हैं। मतलब मरिया माइंड ब्लोइंग जॉब करने लगती है। उसी वक्त एग्नेस नीचे आकर इन दोनों को एक साथ देखकर शॉक में रह जाती है। विष्णु और मरिया को बहुत डांटने लगती है। मरिया एग्नेस से बड़ी होने के बावजूद भी मरिया को बहुत मारने पीटने लगती है कि तुमको कानवान करने के लिए मेरा ही बीएफ मिला, तू है तुम्हारी जिंदगी पर। मरिया भी सॉरी बोलने लगती है। एग्नेस मरिया को उसकी बैग बाहर फेंक कर इसको भी बाहर फेंक देती है। जब मरिया अकेले जा रही होती है तो रास्ते भर इसको काले कपड़े पहने वाले कुछ बंदे नजर आते हैं, रास्ता दिखाते रहते हैं। इस तरह से फाइनली मरिया चलते चलते बीच के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर आकर चीखते चिल्लाते हुए अपना सारा गुस्सा निकालने लगती है। तभी देखते ही देखते इसका पेट बहुत बड़ा होने लगता है। मतलब मरिया प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। एक्चुअली एक रात एक बंदा इसके पास आया था, मतलब सम काइंड ऑफ शैतान इसके पास आया था, उसके साथ कांड किया। उसी शैतान का बच्चा मरिया के पेट में होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी मीनिंग भी आती है। इस मरिया का पेट बहुत ही चमक रहा होता है रोशनी के साथ, जैसा लगता हो कि मरिया के पेट में कोई पवित्र चीज हो। मूवी की स्टार्टिंग में एक कोटेशन को दिखाया था ना, टू रीच द होलीनेस यू हैव टू फेस ऑल द अनहोलीनेस। मतलब पवित्र बनने के लिए अपवित्र के रास्तों से गुजरना होगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।